A very good morning to all of you, dear subscribers, viewers, and learners. Dear students, as we are learning synthesis, and under synthesis topic, we are learning formation of compound sentences by combining two or more than two simple sentences. So, dear students, हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर से लर्न कर रहे हैं सिंथेसिस टॉपिक के अंतर्गत फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस के अंतर्गत हम लोग अभी तक क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस और अल्टरनेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंसेस या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक कंपाउंड सेंटेंस में बनाना लर्न किया है, या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को क्यूमुलेटिव और अल्टरनेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करते हुए कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल मूव फॉरवर्ड on the same topic formation of compound sentences। आज हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे उसी टॉपिक पर, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस पर दूसरे प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित करना या बनाना लर्न करेंगे। आज हम लोग तीसरे प्रकार का जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसका प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, वो है एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। सो टाइप थर्ड में हम लोग लर्न करेंगे बाय यूजिंग एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, यानी एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर कंबाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स? एडवर्सेटिव कंजंक्शंस वे कंजंक्शंस होते हैं जो विरोध का भाव प्रकट करते हैं, जो विरोध का भाव प्रकट करते हैं या विरोध का भाव प्रकट करने वाले दो सिंपल सेंटेंसेस को या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को आप एग्जाम्पल के लिए दो ही सिंपल सेंटेंस को समझिए। जब दो सिंपल सेंटेंस आपस में विरोध का भाव प्रकट करते हैं, यानी एक सेंटेंस में जो बात कही गई है उसके विपरीत, उसके विरोध में दूसरे सेंटेंस में कही बात प्रतीत होती है, तो ऐसे भाव देने वाले सिंपल सेंटेंसेस को हम एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करके कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये एडवर्सेटिव कंजंक्शंस हैं क्या? ये एडवर्सेटिव कंजंक्शंस आपको ब्रैकेट में मैंने लिखा है, बट, हाउएवर, स्टिल, येट, नेवरदिलेस, वेयरएज, व्हाइल। ये इतने हमने एडवर्सेटिव कंजंक्शन ब्रैकेट में लिखा है, इनको आपको माइंड में रखना है। इनका प्रयोग कैसे दो विरोध प्रकट करने वाले सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए किया जाता है, जिससे कि वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाए। ये आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसी एग्जाम्पल्स को देखते हुए आप खुद से भी कुछ एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपकी एबिलिटी बढ़ेगी सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित करने की। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो बट, हाउएवर, स्टिल, येट, नेवरदिलेस, वेयरएज, व्हाइल, इनका प्रयोग लगभग सिमिलर सिचुएशंस में ही होता है। जब दो सिंपल सेंटेंस आपस में एक दूसरे के
विरोध प्रकट कर रहे हों, उनसे विरोध का भाव व्यक्त हो रहा हो, तो इनका हम प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल को देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज़ लेज़ी, ही इज़ क्लेवर। ही इज़ लेज़ी, ही इज़ क्लेवर। तो ये एग्जाम्पल है। फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि वह लेज़ी है, सेकंड सेंटेंस कह रहा है वह चालाक है। अब देखिए दोनों में विरोध है। लेज़ी और चालाक का संबंध नहीं होता है। लेज़ी व्यक्ति चालाक प्रायः नहीं होता है। तो यह दोनों सेंटेंस एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। यानी यहाँ पर क्या है, विरोध का भाव व्यक्त करने वाले ये सेंटेंस है जो एक दूसरे के विरोध में है। वह लेज़ी है और वह चालाक है। तो ऐसे विरोध का भाव देने वाले सेंटेंस के लिए हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके इनको जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस में बनाते हैं। जरा हिंदी में समझने की कोशिश कीजिए। वह लेज़ी है लेकिन वह चालाक है। वह लेज़ी है फिर भी वह चालाक है। तो ये कंजंक्शन यानी बट का सेंस आ रहा है ना। वह लेज़ी है तो भी वह चालाक है, फिर भी वह चालाक है। यानी लेज़ी होने के बावजूद भी वह जो है चालाक है। यहाँ जो दोनों एडवर्सेटिव जो कंजंक्शन है उनका सेंस आता है तो भी, हिंदी में अगर हम भाव लें तो भी, फिर भी, ये सेंस आते हैं। तो ही इज़ लेज़ी, ही इज़ क्लेवर। वह लेज़ी है तो भी वह चालाक है। बट, या आप बट का सिंपल वर्ड मीनिंग आप जानते हैं लेकिन, तो वो भी बात है कि वह लेज़ी है लेकिन वह चालाक है, तो भी वह चालाक है या फिर भी वह चालाक है। तो यहाँ पर बट भी प्रयोग हो सकता है और स्टिल भी हो सकता है, येट भी हो सकता है। तो इस तरह से कंजंक्शन सेम सेंस देते हैं, इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो आइए हम यहाँ बट का प्रयोग करके आपको बताते हैं कि कैसे बट का प्रयोग होता है। ही इज़ लेज़ी, बट ही इज़ लेज़ी बट क्लेवर, बट क्लेवर। यहाँ आपको सावधानी क्या रखनी है, जब आप एडवर्सेटिव कंजंक्शन बट का प्रयोग कर रहे हैं तो बट का प्रयोग करने के बाद फिर बट के बाद दोबारा सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना है। बट के बाद दोबारा आपको सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना है और ना ही वर्ब का प्रयोग करना है। मेरी बात समझ आ रही? तो ये आपको सावधानी रखनी है। अगर आप सेंटेंस लिख देते हैं ही इज़ लेज़ी बट ही इज़ क्लेवर, तो यह सेंटेंस आपका कंपाउंड सेंटेंस गलत होगा और यह फाइंड आउट एरर में भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ही इज़ लेज़ी बट ही इज़ क्लेवर, यह सेंटेंस लिखा है और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट एरर इन द गिवन सेंटेंस। दिए हुए सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करिए। तो आपको जब याद होगा कि जब बट जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में प्रयुक्त होता है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन के रूप में प्रयुक्त होता है, तो उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब नहीं फॉलो करती। ही इज़ लेज़ी बट क्लेवर, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है। ही इज़ लेज़ी बट क्लेवर। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो सावधानी रखनी है वो ये है कि जब आप बट का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर आपको सब्जेक्ट और वर्ब नहीं लिखना है, वो क्वालिफाइंग वर्ड ही लिखना है। इस सेंटेंस में ही को लेज़ी जो वर्ड है वो ही को क्वालिफाई कर रहा है, दूसरे सेंटेंस में क्लेवर वर्ड ही को क्वालिफाई कर रहा है, की विशेषता बता रहा है। तो दोनों विशेषता बताने वाले शब्द हैं लेज़ी और क्लेवर। तो हम जब इनको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे बट का प्रयोग करते हुए, तो बट के बाद फिर से हमें सब्जेक्ट और वर्ब लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक ही सब्जेक्ट और वर्ब से दोनों बट का प्रयोग करते हुए हम दोनों क्वालिफाइंग वर्ड्स को जोड़ देंगे। ही इज़ लेज़ी बट क्लेवर। ओके डियर स्टूडेंट्स,
सो इस तरह से आपका ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। आइए सेकंड एग्जाम्पल में, ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट। सेकंड एग्जाम्पल में भी ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट। ही यानी वह पुअर है, वह ऑनेस्ट है। ये विरोध प्रकट करने वाले सेंटेंस है, विरोध प्रकट करने वाले सिंपल सेंटेंस है। सेंटेंस में बताया जा रहा है कि वह गरीब है, वह ईमानदार है। दोनों एक दूसरे के विरोध का भाव दे रहे हैं। वह गरीब है तो उसे एक्सपेक्ट की जाती है कि वह कुछ न कुछ गरीबी के कारण ईमानदारी छोड़ देगा, चोरी कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है कि वह गरीब है, वह ईमानदार है। तो हम यहाँ पर फिर से बट का प्रयोग कर सकते हैं, येट का प्रयोग कर सकते हैं, स्टिल का प्रयोग कर सकते हैं। ये सब जो एडवर्सेटिव कंजंक्शन है इनका प्रयोग किया जा सकता है। नेवरदलेस का भी प्रयोग हो सकता है। सबका सेंस ऑलमोस्ट एक है, बस वेयर एज और व्हाइल का प्रयोग ये थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन के लिए होता है। अब एग्जाम्पल में मैं आपको समझाता हूँ। तो ही इज़ पुअर येट ऑनेस्ट। अब येट के बाद भी आपको जिसको नहीं लिखना होगा, यानी सिर्फ ये क्वालिफाइंग वर्ड लिखें, ही इज़ पुअर येट ऑनेस्ट। ही इज़ पुअर येट ऑनेस्ट। ऑक्रेशंस। सो इस तरह से आपने देखा, ये ही इज़ नहीं प्रयोग होगा, सिर्फ ही इज़ पुअर येट ऑनेस्ट, यानी येट बट हाउएवर स्टिल नेवरदलेस, ये सब जब प्रयोग होंगे इनके जस्ट बाद सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि उस क्वालिफाइंग वर्ड का प्रयोग होगा जो पहले सेंटेंस में या दूसरे सेंटेंस में प्रयुक्त, क्योंकि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही होता है, प्रयुक्त सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो सिर्फ उसी वर्ड का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट का प्रयोग पुनः नहीं होगा बट के बाद या येट के बाद। ही इज़ पुअर येट ऑनेस्ट। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पाते हैं। वाइज मेन शो देयर फॉल्ट्स। वाइज मेन शो देयर फॉल्ट्स, फूल्स अवॉइड देम। यहाँ देखिए, ये दो सिंपल सेंटेंस हैं। ये भी विरोध का भाव प्रकट कर रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती को दिखाते हैं, इन जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो अपनी गलती छिपाते नहीं हैं, स्वीकार कर लेते हैं, ओपन कर देते हैं। फूल्स अवॉइड देम, जबकि मूर्ख जो होते हैं वो अपनी गलतियों को छिपा लेते हैं। बुद्धिमान उसे अपनी गलती को दिखाते हैं, प्रकट करते हैं, बताते हैं, और मूर्ख व्यक्ति अपनी गलती को छिपा लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग है। वाइज मैन और फूल्स अलग अलग है ना, यहाँ पर एक नहीं है, और सेंटेंस से दूसरे के विरोध का भाव व्यक्त कर रहा है, विरोधी बातें बता रहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं या सामने रखते हैं, बताते हैं, और मूर्ख व्यक्ति अपनी गलती को छिपा लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के सिचुएशन के लिए वेयर एज का प्रयोग होगा। वेयर एज या व्हाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, वाइज मेन शो देयर फॉल्ट्स, शो देयर फॉल्ट्स, whereas fools avoid them। अब whereas के बाद पूरा सेंटेंस लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट अलग है। fools avoid them। अब देखिए ऊपर के दोनों एग्जाम्पल्स में कंजंक्शन के बाद, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद, एडवर्सेटिव कंजंक्शन के बाद
सब्जेक्ट वर्ब नहीं रखा गया, जस्ट क्वालिफाइंग वर्ड एडजेक्टिव को रख दिया गया, क्योंकि वहाँ पर दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही होते थे। यहाँ पर तीसरे एग्जाम्पल में दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट्स आपका वाइज मैन है, दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका फूल्स है। तो ऐसी स्थिति में एडवर्सेटिव कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट पूरा का पूरा सेंटेंस आपको लिखना होगा, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो वेयर एज फूल्स अवॉइड देम। आप वाइल को भी प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर, वाइज मेन सो देयर फॉल्स वाइल फूल्स अवॉइड देम। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपने देखा कि कैसे एडवर्सेटिव कंजंक्शन के प्रयोग के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। आइए हम फोर्थ टाइप के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो स्टेप या टाइप 4 में, सो जस्ट वेट, आई रब दीज एग्जाम्पल्स आउट ऑफ सो अब आपका आ गया टाइप 4। टाइप 4 में हम अलग प्रकार के कंजंक्शन जो है इलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग लर्न करेंगे कि इलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग कैसे किया जाता है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाने में। सो यह है टाइप 4 बाय यूजिंग इलेटिव कंजंक्शंस। तो हम यहाँ लिखते हैं इलेटिव, by using इलेटिव कंजंक्शंस। इलेटिव कंजंक्शंस के अंतर्गत जो आते हैं देयरफॉर, सो। तो इलेटिव कंजंक्शन के आने वाले जो वर्ड हैं देयरफॉर, सो, फॉर, हेंस। सो, फॉर, हेंस। देयरफॉर, सो, फॉर, हेंस ये इलेटिव कंजंक्शन है, तो आप इनको ध्यान में रखना है। देयरफॉर, सो, फॉर, हेंस, इनका प्रयोग करके कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है, ये हम लर्न करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो सिचुएशन को समझिए। जब दो सिंपल सेंटेंसेस के बीच कारण और परिणाम का संबंध हो, यानी दो सेंटेंसेस के बीच जो सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंसेस में जो क्रिया है वो एक क्रिया होने के कारण हो रही हो या उसका परिणाम हो, उसका परिणाम शो करती हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम जो है इलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल है आई कैन नॉट डाई इन पीस। डाई इन पीस, आई एम ए सिनर। ये एग्जाम्पल है, दो सेंटेंस है। आई कैन नॉट डाई इन पीस, आई एम सिनर। दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही है। स्पीकर बोल रहा है कि मैं शांति से मर नहीं सकता हूँ। आई कैन नॉट डाई इन पीस, आई कैन नॉट डाई इन पीस, आई एम सिनर, क्योंकि मैं सिनर हूँ।
तो यहाँ कारण और परिणाम का संबंध है। सिनर होने के कारण, पापी होने के कारण मैं शांति से मर नहीं सकता हूँ। तो ये दूसरा सेंटेंस जो है वो कारण है और पहले सेंटेंस जो है उसका रिजल्ट है। मैं शांति से नहीं मर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि आई एम ए सिनर, क्योंकि मैं सिनर हूँ, पापी हूँ, मैंने पाप किया है। तो मैंने पाप किया है इसलिए मैं शांति से नहीं मर सकता हूँ। अब इसलिए का सेंस देने के लिए आप सो का भी प्रयोग कर सकते हैं, देयरफॉर का भी प्रयोग कर सकते हैं, हेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं, फार का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप कुछ भी प्रयोग करके जो ये इलेटिव कंजंक्शंस हैं इनका प्रयोग करके सेंटेंस को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई एम सिनर ये सेंटेंस पहले लिखा जाएगा कारण वाला आंसर में, आई एम सिनर आई एम सिनर सो। आई एम सिनर के बाद आप कॉमा लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। सो आई कैन नॉट डाई इन पीस। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई एम सिनर सो आई कैन नॉट डाई इन पीस। आप यहाँ देयरफॉर भी लिख सकते हैं, सो के स्थान पर देयरफॉर का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई एम सिनर देयरफॉर आई कैन नॉट डाई इन पीस। तो सो के स्थान पर आप, इसके स्थान पर आप देयरफॉर भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देयरफॉर, आपका सेंटेंस सही होगा। एक एक्सेप्शन टाइप का इसका सोल्यूशन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप याद कर लीजिएगा। सिनर एज आई एम, सिनर एज आई एम, इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन में आ सकता है। सिनर एज आई एम, सिनर एज आई एम कैन नॉट डाई इन पीस। इस सेंटेंस को बहुत ध्यान में रखना है। सिनर एज आई एम, ये सिनर एज आई एम यहाँ से लेकर के बनाया गया जैसा कि मैं पापी हूँ। कैन नॉट डाई इन पीस, शांति से मर नहीं सकता। सिनर एज आई एम का सेंस है जैसा कि मैं पापी हूँ, शांति से नहीं मर सकता। कैन नॉट डाई इन पीस। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इसे आपको लर्न करना है, इसे आपको ध्यान में रखना है कि अगर ऑप्शन में अन्य ऑप्शंस आपके गलत होते हैं, ये ऑप्शंस दिया होता है, तो आपको याद रहेगा कि इस तरह से भी एज का भी प्रयोग कर दिया जाता है सेंटेंस को जोड़ने के लिए। उसकी जो कंस्ट्रक्शन है थोड़ा सा डिफरेंट है अन्य कंजंक्शन के प्रयोग से। तो एज का प्रयोग करके इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस बना दिया जाता है। तो इसके कंस्ट्रक्शन आपको माइंड में रखना है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल है। अन्य जो कंजंक्शंस हैं देयरफॉर, सो, फार, हेंस, इनको आप दोनों सेंटेंस के बीच में प्रयोग करते हैं कामा लगा करके, जबकि इसके प्रयोग में देख रहे होंगे आप कि बिल्कुल अलग तरीके से हो रहा है, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 पर मैं नीचे के पोर्शन को रब कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपका है, राम इज द सन ऑफ ए प्रोफेसर। राम इज द सन ऑफ ए प्रोफेसर। प्रोफेसर, ही इज इंटेलिजेंट। सेंटेंस में कहा जा रहा है राम इज द सन ऑफ ए प्रोफेसर,
ही इज़ इंटेलिजेंट। राम, यहाँ पर कारण क्या है कि राम जो है प्रोफेसर का लड़का है। ही इज़ इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, यानी राम प्रोफेसर का लड़का है इसलिए वह बुद्धिमान है। तो राम इज ए सन ऑफ प्रोफेसर, देयर फॉर ही इज़ इंटेलिजेंट। चाहे आप देयर फॉर प्रयोग कर दीजिए, चाहे सो का प्रयोग कर दीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दोनों प्रयोग आप कर सकते हैं, देयर फॉर और सो का। तो राम इज, तो कुछ नहीं करना है, आपको पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज़ लिखना है। यहाँ फुल स्टॉप की जगह कामा लगा दीजिए, फिर देयर फोर लिखने के बाद पूरा का पूरा सेंटेंस आप फिर से लिख दीजिए, ही इज़ इंटेलिजेंट। तो राम इज़ द सन ऑफ ए प्रोफेसर, देयर फॉर ही इज़ इंटेलिजेंट। आप देख रहे हैं कि इलेटिव कंजंक्शन के प्रयोग करने के बाद सेंटेंस पूरा कंप्लीट आपका लिखा जा रहा है। सेंटेंस आपका कंप्लीट लिखा जा रहा है, अधूरा नहीं। जबकि उसके पहले जो एडवर्सेटिव कंजंक्शन आप प्रयोग कर रहे थे, वहाँ पर कंजंक्शन के प्रयोग के बाद सेंटेंस पूरा नहीं लिखा जा रहा था। अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही था तो अंतिम सेंटेंस का यानी दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब नहीं लिखते थे, बल्कि उस क्वालिफाइंग वर्ड को ही एडवर्सेटिव कंजंक्शन के बाद लिख करके सेंटेंस को कंपाउंड में बना देते थे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर दोनों में अंतर है, यही अंतर समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी। देयर फोर के बाद अगर आप इंटेलिजेंट लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। देयर फोर ही इज़ इंटेलिजेंट आपको लिखना ज़रूरी है। और सो के बाद भी पूरा सेंटेंस लिखना है, जैसे यहाँ लिखा है सो आई कैन नॉट डाई, आई एम सिनर। यहाँ भी सब्जेक्ट एक ही है दोनों में, लेकिन क्योंकि ये रूल्स है, ग्रामेटिकल रूल्स है, इसको लर्न करिए कि इलेटिव कंजंक्शन के बाद कंप्लीट सेंटेंस लिखा जाता है। आई एम ए सिनर सो आई कैन नॉट डाई इन पीस, आई एम सिनर देयर फोर आई कैन नॉट डाई इन पीस। राम इज़ द सन ऑफ ए प्रोफेसर, ही इज़ इंटेलिजेंट। राम इज़ द सन ऑफ ए प्रोफेसर, देयर फोर ही इज़ इंटेलिजेंट। पूरा का पूरा सेंटेंस, सो ही इज़ इंटेलिजेंट फॉर। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग आएंगे रूल नंबर 2 पर। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत रूल नंबर 1 को देखा। रूल नंबर 1 में आपने देखा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो 4 प्रकार के होते हैं, उनका आप अलग अलग प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक कंपाउंड सेंटेंस में बनाना आपने लर्न किया। जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना आपने लर्न किया। अब हम लोग रूल नंबर 2 पे आएंगे। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस में रूल नंबर 2 में क्या हम यूज़ करेंगे, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बाय यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब। बाय यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब। सो रूल नंबर 2 में फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस के अंतर्गत हम लर्न करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना या रिलेटिव वर्ब का यूज़ करना 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने में। ये हम लर्न करेंगे कि कैसे रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब क्या है, ये मैं आपको बता दूं। हु, विच, वेयर, etc. ये सब रिलेटिव
ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव एडवर्ब है। ऑक्यूपेशंस, सो हु और विच रिलेटिव प्रोनाउन यानी और वेयर रिलेटिव एडवर्ब, इनका प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, ये हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। आइए, आई राइट एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 1, I met Mohan, he gave me a book. Mohan, he gave me a book. Occupations, so ये सेंटेंस आप देख रहे होंगे, I met Mohan, he gave me a book. मैं मोहन से मिला, उसने मुझे एक किताब दी। मोहन ने मुझे एक किताब दी। आई मेट मोहन, ही गेव मी ए बुक। तो अगर सिंपली आप इसको क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के द्वारा भी जोड़ सकते हैं, आई मेट मोहन एंड ही गेव मी ए बुक, एंड से जुड़ सकता है। लेकिन यहाँ हमें रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है, एंड का नहीं, क्योंकि एंड तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, एंड के द्वारा भी ये कंपाउंड सेंटेंस बन सकता है। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ लर्न कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का यूज़, तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकेशन करके पूछा जा सकता है, कंबाइन दीज टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस बाय यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन। अगर रिलेटिव प्रोनाउन शब्द लिख दिया उसने कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए इन दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाइए, तब आपको रिलेटिव प्रोनाउन ही यूज करना होगा। वहाँ पर एंड का प्रयोग नहीं करना होगा, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करना होगा। तो एंड ही ये सेंस आता है, तो हम यहाँ प्रयोग क्या करते हैं, हु का। रिलेटिव प्रोनाउन हमारा क्या होगा, हु। आई मेट मोहन, हु। अब हु के बाद फिर आपको सब्जेक्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। हु गेव मी ए बुक, ये आप नहीं लिखा जाएगा। हु गेव मी अ बुक। ऑक्यूपेशंस, सो ये दो सिंपल सेंटेंस रहे, इनको आपने रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। हु और विच दोनों रिलेटिव प्रोनाउन हैं। हु का प्रयोग सजीव के लिए, यानी मोहन के लिए, ये मोहन सजीव है, मोहन के लिए जो है रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग हो रहा है। और जब कभी निर्जीव आएगा या पशु पक्षी आएंगे, तो वहाँ पर इसी सेंस में हम विच का प्रयोग करेंगे, हु का नहीं, विच का। सो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम लोग आते हैं। एग्जाम्पल है, श्याम शॉट द बर्ड। श्याम शॉट द बर्ड। शॉट द बर्ड। Shyam shot the bird, it flew away. Occupations, सो यहाँ देखिए, श्याम शॉट द बर्ड, इट फ्लेव अवे, दो सेंटेंस हैं। श्याम ने चिड़िया मारी, चिड़िया को शूट किया, और इट फ्लेव अवे, चिड़िया उड़ गई। श्याम ने चिड़िया मारी और चिड़िया उड़ गई, ये देखिए अपने आप और का सेंस आ रहा है। लेकिन चूंकि हमें यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग करना है, इसलिए हम एंड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो श्याम शॉट द बर्ड विच फ्लेव अवे, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन के प्रयोग के द्वारा दो सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस में बन रहा है। शॉट द बर्ड विच फ्लेव अवे। ऑक्यूपेशंस, सो ये आपने देखा
विच फ्लेव अवे, विच का प्रयोग हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है ये बर्ड के लिए प्रयोग हो रहा है। हमने आपको अभी बताया था अगर बर्ड के लिए प्रयोग होगा या निर्जीव चीज़ों के लिए तो विच का प्रयोग होगा, और मनुष्य के लिए होगा तो हु का प्रयोग। यहाँ मोहन मैन है, रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग हुआ। यहाँ जो है बर्ड है, एनिमल है या अन्य कोई है मैन के अलावा, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग करेंगे उसके लिए, और निर्जीव के लिए भी विच का प्रयोग करेंगे। तो विच सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है, मैन को छोड़कर मैन के लिए हम हु का प्रयोग करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपने देखा कि कैसे दो सिंपल सेंटेंसेस को रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया। आइए लास्ट हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल जिसमें हम रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग देखेंगे। वो एग्जाम्पल है मोहन वेंट टू कलकत्ता, या लखनऊ लिख लीजिए। मोहन वेंट टू कानपुर लिख देते हैं, कानपुर। मोहन वेंट टू कानपुर, ही स्टेड देयर फॉर 3 days। stayed there for 3 days। देखिए दोनों सेंटेंस को, मोहन वेंट टू कानपुर, ही स्टेड देयर फॉर 3 days। थर्ड एग्जाम्पल में दो सेंटेंस कि मोहन कानपुर गया, वह वहाँ 3 दिन तक रुका, वह वहाँ 3 दिन तक रुका। जहाँ पर यह सेंस आता है रिलेटिव एडवर्ब को उससे जोड़ेंगे वेयर के द्वारा। किसके द्वारा? वेयर के द्वारा। तो मोहन वेंट टू कानपुर वेयर ही स्टेड, अब देयर हट जाएगा, देयर जो है यहाँ से हट जाएगा। तो मोहन वेंट टू कानपुर वेयर, यहाँ पर सेंस आता है एंड देयर का कि मोहन कानपुर गया और वह वहाँ 3 दिन तक रुका, और वह वहाँ एंड देयर। तो एंड देयर के स्थान पर हम क्या प्रयोग करेंगे? वेयर। ये रिलेटिव एडवर्ब है वेयर। तो मोहन वेंट टू कानपुर वेयर ही स्टेड फॉर 3 days। तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। मोहन went to कानपुर, where he stayed, कंप्लीट सेंटेंस, देयर नहीं लिखा जाएगा, बस stayed for 3 days। ऑक्रेशंस। सो इस तरह से आज का आपका ये टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस फिनिश होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों को आरसी इंग्लिश क्लासेस में डॉक्टर आरसी के द्वारा इंग्लिश ग्रामर लर्न कराया जाता है। इंग्लिश ग्रामर के जो प्रॉब्लम्स हैं, रूल्स हैं, उसको मैं आपको बताता हूँ। और अब तक मैंने बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस का 4 वीडियो लेक्चर्स मैंने बनाया, वो आरसी इंग्लिश क्लासेस चैनल में अपलोड है। और उसके बाद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पर 8 वीडियो लेक्चर्स हैं। नरेशन टॉपिक पर 10 वीडियो लेक्चर्स हैं, 10 शायद 11, आई एम मिसिंग द एग्जैक्ट नंबर। एंड ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक पर 21 वीडियो लेक्चर्स हैं। और सिंथेसिस टॉपिक पर आप आज देख रहे हैं ये वीडियो लेक्चर 10 है। सो इतने वीडियो लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड करके
अपने यूट्यूब चैनल आरसी इंग्लिश क्लासेस में अपलोड किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही साथ अपने उन सभी व्यूवर्स के लिए जो कंपटीशंस में बैठते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए मैंने ये सारी वीडियो लेक्चर्स बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। और मेरी ये सलाह है अपने सभी व्यूअर्स से, लर्नर्स से, कॉलेज स्टूडेंट्स से कि जो फ्रेश न्यू सब्सक्राइबर्स हैं या न्यू व्यूअर्स हैं, जिन्होंने मेरा वीडियो लेक्चर अभी रिसेंटली देखना शुरू किया है या आने वाले समय में वो देखेंगे, तो उनके लिए मेरी सलाह है कि अगर वो पहली बार इंग्लिश ग्रामर का कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना शुरू कर रहे हों, तो सबसे पहले वो मेरे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस जो है उसके वीडियो लेक्चर्स को देखें, जिसमें मैंने टेंस वाइज सेंटेंस की संरचना कैसे की जाती है वो मैंने डिटेल्स में बताया है। उसको देखने के बाद डियर स्टूडेंट्स, आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को लर्न करिए, उसके रूल्स को पढ़िए, कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन होता है। फिर आप नरेशन टॉपिक पर आइए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को लर्न कीजिए। उसके बाद आप ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक पर आइए, उसके बाद आप सिंथेसिस टॉपिक पर आइए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर इस तरह से आप 1 बाय 1 वीडियो लेक्चर्स को देख करके आप सेल्फ स्टडी करते हैं, कंसंट्रेशन आप अपना बनाते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि मेरे इस वीडियो लेक्चर की हेल्प से और आप अपनी अच्छी ग्रामर की बुक की हेल्प से जब प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको ग्रामेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। आपकी एबिलिटी डेवलप होगी प्रैक्टिस के द्वारा, और आप कंपटीशन में जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फाइंड आउट एरर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वे इन्हीं रूल्स जो मैंने आपको बेसिकली समझा करके पढ़ाया है इतने वीडियो लेक्चर्स में, इन्हीं से पूछे जाते हैं और आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सफल होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा वीडियो लेक्चर बनाने का पर्पस, मेन उद्देश्य रहा है स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स, उन विद्यार्थियों के लिए हु आर लिविंग इन विलेज एरियाज़, इन रूरल एरियाज़, जो गांव में दूर दराज शहर से दूर क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं या जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो शहर में आकर रह सकें और यहाँ रह कर के ऑफलाइन क्लास कर सकें। उनके लिए अगर ये वो एटलीस्ट मोबाइल अफोर्ड कर सकते हैं, यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं, मोस्टली आलमोस्ट सभी लर्नर्स या स्टूडेंट्स देखते हैं, मनोरंजन की चीज़ें आप देखते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स सिर्फ मनोरंजन की चीज़ें ही ना देखें, उसमें से आरसी इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सर्च करके इंग्लिश ग्रामर को देखें। आई होप, मुझे विश्वास है कि आपके अपने एम में जो भी आपका टारगेट है, एम है, अगर उसमें इंग्लिश ग्रामर से संबंधित क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप उस कंपटीशन को बीट करने में सफल होंगे और हमारा ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। अंत में मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा, यदि आपको ये मेरे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो लेक्चर्स, बनाए गए वीडियो लेक्चर्स समझ में आते हैं, आपको इससे हेल्प मिलती है, तो डियर स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल आरसी इंग्लिश क्लासेस and like it and share also among your friends। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप भूलिए नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। साथ साथ अगर आप कमेंट अच्छे कर सकते हैं तो कमेंट भी करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। और अपने फ्रेंड्स में जो पढ़ना चाहते हैं, वास्तव में
कुछ करना चाहते हैं और जिनके कंपटीशन के मार्ग में इंग्लिश ग्रामर एक बाधा बन के खड़ी हो, उनको शेयर करिए। शायद ये मेरा वीडियो लेक्चर्स उनके लिए कुछ हेल्प कर सके। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय बाय, दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।